हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8 का साइंस यानी कि विज्ञान, चैप्टर नंबर 8 किशोरावस्था। और इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने हमें सही का निशान लगाना है। यहाँ पे ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो बहुविकल्पी हैं और उनके सामने जो सही है वो सही के सामने सही का निशान लगाना है। यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक सही होगा, सही के सामने सही का निशान लगाएंगे। पहला प्रश्न है, किशोरावस्था की जो अवधि होती है कितनी होती है? तो जो हमारी किशोरावस्था होती है उसकी अवधि कहीं ना कहीं आपकी होती है 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष के बीच में जो आपकी अवस्था कहलाती है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर अगला है, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन आपका एक 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा है स्त्री हार्मोन्स, तीसरा है पुरुष हार्मोन्स, जबकि चौथा है प्रजनन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्त्री हार्मोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन स्त्री हार्मोन्स है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और कहीं इसको आप धीरे धीरे कोशिश करिए, इसको याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर गा, सामान्यतः ऋतुस्राव आरंभ होता है। अगर हम यहाँ पे ऋतुस्राव की बात करते हैं यानी कि माहवारी की बात करते हैं तो उसकी जो समानता समय जो है कितनी एज की उम्र में स्टार्ट होता है, इसको एमसी कहते हैं। वो कहीं ना कहीं 11 से लेकर 13 वर्ष की आयु में ये शुरू होता है और ये फीमेल में होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं इसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। जो सही होगा उसके सामने सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है समेकित बाल विकास कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, या चौथा है उपरोक्त सभी। इसमें सभी सही हैं। समेकित बाल विकास कार्यक्रम भी स्वास्थ्य पोषण के अंतर्गत आता है किशोरावस्था में। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी उसी के अंतर्गत आता है। सर्व शिक्षा अभियान ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस भी उसी के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कहीं ना कहीं 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। आज आपका 16 सितंबर है और आज के दिन आपका ओजोन डे मनाया जाता है। क्या है? ओजोन डे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर का, जनन परिपक्वता खाली स्थान में आती है। तो जो जनन परिपक्वता होती है कहाँ पे आती है? वो जननांग में आती है, यानी खाली स्थान में हमें क्या बनना है? जननांग। अगला प्रश्न है, किशोरों में गले की स्वर यंत्र के उभार को क्या बोलते हैं? खाली स्थान में भरेंगे कंठमणि। तो जो किशोरों के गले में स्वर यंत्र का जो उभार होता है उसको क्या बोला जाता है? कंठमणि, यानी खाली स्थान में क्या भरेंगे? कंठमणि। युग्मनज का पोषण कहाँ पे होता है? जो युग्मनज होते हैं उनका पोषण कहाँ पे होता है? उनका पोषण होता है गर्भ के अंदर, यानी खाली स्थान में क्या भरेंगे? गर्भ। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के खाली स्थान को प्रभावित करता है। तो अगर हम अधिक मदिरा का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो उससे प्रभावित होता है। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? यहाँ पे तंत्रिका तंत्र। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? यानी कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों खाली स्थान करना है। तो क्या करना है? मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य यह है कि सभी बच्चों का टीकाकरण करना,
यानी जो खाली स्थान में होगा उसमें क्या भरेंगे, टीकाकरण। प्रश्न नंबर 3 है सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न है, पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं। पहले ऋतुस्राव को क्या कहते हैं, रजोदर्शन, यानी ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो आपका ऋतुस्राव होता है कि महामारी होती है उसको क्या बोला जाता है, रजोदर्शन कहते हैं। दूसरा है द्वितीय लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वो शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर खागा, लिंग गुणसूत्र एक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं, आइए थोड़ा सा स्त्रियों से रिलेटेड जो होते हैं, मतलब आप देखते होंगे घर में बहुत लोग के घर में होता है कि मान लीजिए किसी के पास किसी को लड़का नहीं हो रहा होता है तो ज़्यादा दोष स्त्रियों को देते हैं, तुमको लड़का नहीं हो रहा है। अब उनको लड़का चाहिए होता है तो, और उनको लड़की नहीं चाहिए होता, लड़की होती है। तो हम बता देना चाहते हैं जो स्त्रियों के गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल पूरा। अगर स्त्रियों को जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये सिर्फ क्या करती हैं, सिर्फ फीमेल के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगर सिर्फ जो मनुष्य के जो यानी कि जो पुरुष होते हैं उनके गुणसूत्र जो होते हैं X और Y होते हैं, X और Y होते हैं। ये मनुष्य के अंदर यानी कि जो मानव यानी नर जो होते हैं नर के अंतर्गत पाया जाता है। तो नर में हमारा XY गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि जो हमारी फीमेल होती हैं जो औरतें होती हैं उनके अंतर्गत क्या पाया जाता है, XX गुणसूत्र। अगर हमारा मनुष्य का X और इनका मनुष्य यानी कि नर का X और फीमेल का X अगर मिलता है तो XX अगर मिलके बनते हैं तो क्या बनेंगे, तो आपकी लड़की पैदा होगी। अगर X और Y गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो लड़का पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं जो लड़के पैदा होने के जिम्मेदार कौन होता है, वो हमेशा फीमेल होता है, यानी कि नर होता है, यानी कि मनुष्य होता है। और सब लोग दोष किस पे देते हैं, स्त्रियों पे। तो स्त्रियों के अंदर कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। कौन कौन से, मतलब कि टोटल 23 जोड़ी पाए जाते हैं, यानी 46 होते हैं, जबकि सभी कौन से होते हैं, वो XX गुणसूत्र। और अगर हम बात करते हैं फीमेल की, बात करते हैं नर की, तो उसमें XY पाए जाते हैं। अगर फीमेल का XX गुणसूत्र इससे मिलता है तो क्या बनते हैं, तो आपका फीमेल यानी कि लड़की पैदा होगी। अगर बात करते हैं Y और X यानी कि नर का Y गुणसूत्र और उसका क्या नाम है मादा का आपका X का गुणसूत्र मिलता है तो XY गुणसूत्र बनेंगे। तो ये क्या होगा, ये लड़का बनाएगा, यानी कि इससे लड़का पैदा होगा। तो इस प्रकार से लड़की और लड़के का जन्म होता है। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है जो स्त्रियां होती हैं उनके बीच में उनके गुणसूत्र में किस प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है, सिर्फ X टाइप का गुणसूत्र पाया जाता है। जबकि जो नर होते हैं यानी कि मेल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है कौन सा गुणसूत्र, X और Y। अगला प्रश्न है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, यानी कि स्त्रियों के अंदर सिर्फ X गुणसूत्र ही पाया जाता है। ये लिंग निर्धारण यानी कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इसके लिए ये उत्तरदायित्व होता है जो आपका गुणसूत्र होता है। प्रश्न नंबर अगला है, पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है। ये बात बिल्कुल सही है। जो पुरुष का हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन है। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल का होता है, यानी स्त्रियों का। आपने ऊपर देखा अभी एस्ट्रोजन के बारे में, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो ये जो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन आपको याद रखना है, फीमेल के अंदर पाया जाता है, या फीमेल का हार्मोन्स है। जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है आपका वो आपका मेल के अंदर पाया जाता है, यानी कि पुरुषों के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, धूम्रपान अधिक करने से श्वसन संबंधित रोग हो जाते हैं। तो धूम्रपान अगर हम अधिक करते हैं तो श्वसन संबंधित रोग हो जाते हैं। ये बात तो सही होनी चाहिए, क्योंकि हम उसके फेफड़े ख़राब होने लगते हैं तो जाहिर सी बात है श्वसन लेने में दिक्कत होगी जब फेफड़े ख़राब होंगे। तो यहाँ पे गलत लिखा है, इसको आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये तो सही होना चाहिए। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या इसका एग्जैक्ट क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और कारण भी बताएंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं। तो हमें यहाँ पे जोड़े बनाने हैं। पहला स्तंभ दिया गया है जिसमें लिखा है शुक्राणु, अंडाणु, हार्मोन्स, स्वर परिवर्तन एवं दाढ़ी एवं मोच निकलना। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि है, वृषण है, द्वितीय लैंगिक लक्षण है, जबकि अंडाशय है एवं स्वर यंत्र है। तो
तो पहले का मिलान का मिलान हम करेंगे बा से, यानी कि जो शुक्राणु होता है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, उसका निर्माण होता है वृषण के अंदर, वृषण में होता है। ठीक है, जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसके वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगर हम अंडाणु की बात करते हैं तो अंडाणु कहाँ पे बनता है, अंडाशय में, यानी कि ये फीमेल में होता है, ये आपका मेल में होता है और ये आपका फीमेल में होता है। अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स कैसा है, हार्मोन्स आपका अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि ये आपकी 3 प्रकार की ग्रंथियाँ बताए थे हमने, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो जो आपका हार्मोन्स होता है कहीं ना कहीं कैसी है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। स्वर परिवर्तन कब होता है, तो स्वर परिवर्तन स्वर यंत्र में होता है। दाढ़ी मूंछ कब निकलता है, तो जो दाढ़ी मूंछ का निकलना आपका द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण आपके कौन कौन से होते हैं, जब दाढ़ी और मूंछ निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपका मिलान वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो कोई भी बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके शारीरिक और मानसिक में क्या क्या परिवर्तन है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन में क्या क्या, शारीरिक परिवर्तन की बात करते हैं तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो उसकी जो लंबाई में वृद्धि होती है, स्वर बदलाव होता है, उसका जो स्वर पतला होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसकी स्वर क्या होता है, मोटा होता चला जाता है। अगर जननांगों की बात करते हैं तो परिपक्व होते हैं, दृढ़ होते हैं, एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथि की सक्रियता होती है। स्वेद और जो तैल ग्रंथि होती है कहीं ना कहीं उसकी सक्रियता भी होती है। तथा अगर हम मानसिक परिवर्तन की बात करते हैं तो संवेदनशीलता बढ़ती है, भावुकता बढ़ती है, चिंतनशीलता बढ़ती है आदि, ये सब परिलक्षित होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो मानसिक परिवर्तन की बात करते हैं तो संवेदनशील होते हैं एक दूसरे के प्रति, भावुक हो जाते हैं, हम कभी भी कोई चीज़ देख करके हमारे अंदर भावुकता भी बढ़ती है, और चिंतनशीलता यानी कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में चिंता भी करते हैं, उनके बारे में चिंतनशीलता, ये सब कहीं ना कहीं ये सब किशोरावस्था में ये सब परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो मानसिक और शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं आपको लिखने को आ जाएगा आपके कॉपी में, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर खा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, पुरुष तथा स्त्री को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे कि दाढ़ी मूंछ निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। तो कहीं ना कहीं आप जो हमारे द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं वे, अगर हम बात करते हैं पुरुषों तथा स्त्रियों में अंतर क्या करता है, पुरुष और स्त्रियों में अंतर स्पष्ट करता है। जैसे कि हम किस प्रकार से इनका अंतर होता है, जैसे कि जो पुरुष होते हैं उनकी दाढ़ी और मूछें निकलती हैं, जबकि जो स्त्रियां होती हैं उनका स्तन का विकास होता है। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण में सब आते हैं। इनकी जो ग्रंथि का ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित होकर स्रावित हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित होती हैं। जितने भी लक्षण यहाँ पे दिखाए गए हैं कहीं ना कहीं इनका जो नियंत्रित करने का तरीका होता है, यहाँ पे पूछा भी गया था किस प्रकार से इनका नियंत्रण होता है। तो जो हमारी जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके माध्यम से इनका नियंत्रण किया जाता है। कभी भी जो आपका दिल किसी के लिए धड़कता है तो कहीं ना कहीं आपको आप किसी चीज़ से डरते हैं तो किसी प्रकार से आपके अंदर कोई एक हार्मोन्स रिलीज होती है जिससे आपको उस चीज़ से डर लगने लगता है या आपकी उत्तेजना बढ़ जाती है। वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथियों की वजह से होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स जब निकलता है उससे हमारी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। तो ये जितनी भी यहाँ पे दाढ़ी मूंछ ये सब जो हैं विकास जो हमारे शरीर का होता है वो उसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, उस सब का नियंत्रण हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं उसके माध्यम से होता है। प्रश्न नंबर अगला है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो किशोरावस्था में अगर व्यक्तिगत मतलब अपनी खुद की सफाई के बारे में अगर आपको महत्व स्पष्ट करने तो उसके बारे में आप क्या आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, कौन कौन से अपने शरीर की किस प्रकार से सफाई करनी है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो उत्तर में देखेंगे, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं अगर व्यक्तिगत आप अपनी बॉडी की
सब साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। जब आप किशोरावस्था में पहुँचते हैं तो जो स्वेद और तैल ग्रंथियाँ होती हैं उनकी जो क्रिया बढ़ी रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दुर्गंध आने लगती है, गंध आने लगती है। और गंदगी बने, अगर गंदगी इस प्रकार से अगर हम उसको साफ़ सफाई ना रखें, गंदगी अगर बनी रहे तो कहीं ना कहीं जो चर्म रोग होता है, जो चमड़े का रोग होता है, खुजली होती है तथा यौन संबंधित जो रोग होते हैं उनकी जो आशंका होती है वो बढ़ जाती है। तो आपको इन बातों पर ध्यान में रखना है। जो आप किशोरावस्था में इसमें आप लोग होंगे ही क्लास 8 वाले, तो आपको अपनी जितनी भी अपने हर पार्ट को, अपनी बॉडी को, सभी जगह को साफ और सुथरा रखना है। इन सब बीमारियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को यानी कि व्यक्तिगत सफाई पे महत्व देना ज़रूरी है। प्रश्न नंबर अगला है, युग्मज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। अभी हमने इसके बारे में देखा। जो हमारे युग्मज होते हैं उनका निर्धारण किस प्रकार से होता है, अभी हमने उस पर समझा। फिर एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कब मान लीजिए कब आपका लड़का पैदा होगा और कब आपको लड़की पैदा होगी, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसका निर्धारण के बारे में इस क्वेश्चन में हमको पूरा डिटेल समझना है। तो अगर हम बात करते हैं, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। जो मनुष्य होता है उसकी कोशिका में कितने हमें गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा, यानी कि टोटल हमारे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर हम पुरुषों में बात करते हैं तो पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, यानी कि एक्स होता है और वाई होता है। ये किस में होता है? पुरुषों में, यानी कि मादा में होता है, नर में होता है। यहाँ पे नर लिख दे रहा हूँ। और अगर हम बात करते हैं, जबकि स्त्रियों में 4 गुणसूत्र, इसमें भी 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में केवल 4 गुणसूत्र ही होते हैं। तो स्त्रियों में कितने गुणसूत्र होते हैं? सिर्फ 4 गुणसूत्र होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। पुरुषों का एक्स वाई गुणसूत्र, जबकि स्त्रियों के एक्स गुणसूत्र मिलता है तो हमें युग्मज से लिंग निर्धारण होता है। जैसे कि एक्स क्या होगा? बालिका, और एक्स वाई क्या होगा? बालक। तो जब हमारा एक्स और वाई यानी कि जो नर होते हैं इनका गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र मादा का, इन दोनों का जब मिलता है, अगर इसका एक्स और इसका एक्स मिल गया तो क्या बन जाएगा आपका? एक्स गुणसूत्र। अगर नर का वाई मिल गया और मादा का, क्योंकि मादा में एक्स ही होते हैं, तो आपका बना देगा एक्स और वाई। अगर एक्स गुणसूत्र बनता है तो आपका लड़की पैदा होगी, यानी लड़की का जन्म होगा, यानी बालिका होगी। अगर आपका एक्स और वाई गुणसूत्र मिलकर के एक्स वाई गुणसूत्र बनाता है तो ये क्या बनता है? ये आपका लड़का होता है, यानी कि बालक बनता है। इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जो समाज में फैली हुई भ्रांतियाँ हैं उनको आप समझा भी सकेंगे कि सब लोग ज़्यादातर लड़कियों को, मतलब कि स्त्रियों को दोष ज़्यादा देते हैं। अगर किसी को लड़का पैदा नहीं होता है तो कहते हैं तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। तो उनको समझना चाहिए जो कि ये सिर्फ किसकी वजह से, इसका लड़का पैदा ना होना सिर्फ किसका दोष हो सकता है, किसकी वजह से हो सकता है? वो सिर्फ पुरुष की वजह से हो सकता है, यानी कि नर होता है वो उत्तरदायित्व हो सकता है। अगर नर का वाई गुणसूत्र नहीं मिलता है तो लेडीज़ से, तो वो कभी भी और लड़का नहीं, यानी कि बालक कभी पैदा नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर अगला है, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है? किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलापों पर प्रकाश डालिए। यानी कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है, सबसे पहले हमको बताना है। और किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। यानी उनके जो पोषण में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे, किशोरावस्था में पोषण आहार लेने से शरीर तेज़ी से वृद्धि एवं विकास करता है। अगर हम किशोरावस्था में जो पोषण आहार है उसको लेते हैं, जो पोषक आहार है उसको अगर हम लेते हैं, तो जो हमारा शरीर होता है, हमारा बॉडी होता है, कहीं ना कहीं तीव्र और तेज़ी से विकास करता है। अगर हम और किशोर तथा किशोरी के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले अगर पोषक आहार का अगर सही से अगर हम उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी होती है उसकी वृद्धि भी आसानी से और तेज़ी से होती है। अगर हमें किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाना है तो इस प्रकार से यहाँ पे निम्न क्रियाकलाप दिए गए हैं, उसके बारे में आइए देखते हैं कौन कौन से हैं क्रियाकलाप। पहला तो है सामयिक बाल विकास कार्यक्रम।
इसके अंतर्गत क्या आता है, ये पहला चलाया गया था समेकित बाल विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आता है वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषक आहार, किशोरी तथा गर्भवती महिलाओं की देखभाल। दूसरा आपका है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत क्या आता है, टीकाकरण होता है। तीसरा आपका है पंचायती राज। तो पंचायती राज में शौचालय का निर्माण व साफ सफाई। तो ये कहीं ना कहीं किशोरी स्वास्थ्य, किशोर तथा किशोरों के लिए स्वास्थ्य पोषण के लिए कार्यक्रम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे मनुष्य कमज़ोर तथा संवेदन शून्य हो जाता है। तो जो अगर हम धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो उसका जो दुष्प्रभाव होता है इस प्रकार से है, जो मनुष्य होता है कमज़ोर तथा संवेदन शून्य हो जाता है। तो संवेदना से शून्य हो जाता है और उसका जो शरीर होता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। प्रश्न नंबर अगला है जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उनसे होने वाले कुप्रभाव को समझाएं। तो बहुत ही इस समय तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट हो चुका है इंडिया में, इसको तो कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर जी से, श्री नरेंद्र मोदी से यही आग्रह करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप जनसंख्या बिल को पास कराइए और जनसंख्या कानून को आप लागू करिए पूरे भारत में। आइए देखते हैं कि जो जनसंख्या प्रेजेंट टाइम में वृद्धि हो रही है कहीं ना कहीं उसका क्या कारण हो सकता है और उसके कुप्रभाव को भी हम देखेंगे। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण क्यों हो रहा है। पहला कारण है देश की गर्म जलवायु। हमारी जो जलवायु है कहीं ना कहीं वो गर्म जलवायु है, जिसके कारण हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो किशोरावस्था में उनकी जो परिपक्वता होती है वो बच्चे पैदा करने की वो बहुत जल्दी हो जा रही है। पहले आपकी 16 साल तक होती थी, लेकिन धीरे धीरे 18 साल तो होती थी, 16 साल हुई, धीरे धीरे इतना कम होती जा रही है। इतना उनकी जितनी गर्म जलवायु है यहाँ की कि उनकी जो एज है बच्चे पैदा करने की जो एक एज होनी चाहिए वो क्या करती है, घटती जा रही है और वो कहीं ना कहीं कम उम्र में ही परिपक्व हो जा रहे हैं। वो किसकी वजह से हो रहा है, देश की जो गर्म जलवायु उसकी वजह से हो रहा है। दूसरा कारण हो सकता है विवाह की अनिवार्यता। जो विवाह की अनिवार्यता है कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि आपकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आप देख रहे हैं कम उम्र में विवाह हो जा रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करते हैं यौन शिक्षा का अभाव, हमारे देश में यौन शिक्षा का अभाव है। यौन शिक्षा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते हैं, आप इसको अच्छे तरीके नहीं लेते हैं, मतलब सबको इसको सोचते हैं कि ख़राब चीज़ है, तो इसको नहीं बताया जाता, इसका अभाव भी है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका भी अवेयरनेस अगर फैलाया जाता है तो इससे भी कम से कम थोड़ा बहुत हमें अपना जनसंख्या कंट्रोल करने में सहायक होता है। तो इसका भी अभाव है कहीं ना कहीं, इसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। परिवार नियोजन सबसे बड़ा कारण हम मानते हैं, परिवार नियोजन। अगर परिवार नियोजन के उपायों को सीमित जानकारी, इसका क्या है कि जो परिवार नियोजन का जो कार्यक्रम है उनके जो नियम का उपायों का जानकारी है वो क्या है, सीमित है, सभी तक नहीं पहुंच पाती है। तो कहीं ना कहीं जब किसी के पास नहीं से जानकारियाँ नहीं पहुंच पाती हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव जनसंख्या वृद्धि का कारण बन सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं और भी कारण हैं, बहुत ढेर सारे कारण हैं। तो फिलहाल 5 कारण यहाँ पे जो है आपको लिखाए गए हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या कुप्रभाव हमारे देश को झेलनी पड़ती है, पूरे विश्व को, क्या देश का पूरा विश्व भी झेलेगा कभी कभी नहीं चल करके। तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो पहला बात है प्राकृतिक संसाधन पर दबाव, जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर दबाव पड़ा है, जैसे कि हमने पेड़ पौधों को काटना, जब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमें रहने के लिए स्थान चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे वन है उनको काट करके हम क्या बना रहे हैं, रहने योग्य ज़मीन बना रहे हैं। जो हमारे खेत खलिहान थे उसमें हम जाके मकान बना रहे हैं और खेतों को और बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो संसाधन उस पर दबाव डाल रहे हैं, जिसमें हो सकते हैं भोजन, आप खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, भूमि पर क्या हो रहा है, इस सब का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा प्रभाव यह है कि देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव है। प्रेजेंट टाइम में आप जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी बताइए, जब इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रहेगी। कहीं ना कहीं जो टैक्स देने वाले हैं 2% है पूरे इंडिया में, और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और आपके 90% लोग बिना टैक्स दे करके इंडिया में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जो उसकी वजह से हमारे देश की जो आर्थिक विकास है उस पर उनको गति नहीं मिल पा रही है, हमारी जीडीपी नीचे होती जा रही है।
तो इस प्रकार से अगर जनसंख्या अगर कम रहती तो कहीं ना कहीं हमको सब पे जो जितनी जनसंख्या रहती है सब अपना टैक्स पे करते हैं और कहीं ना कहीं देश का विकास मजबूती से हो पाता। अगला पॉइंट है निर्धनता। अब जाहिर सी बात, जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने पीने के लिए नौकरी वोकरी बेरोजगारी सब कुछ बढ़ेगी, तो इसके लिए निर्धनता भी आएगी। महंगाई, सामान आपके पास कम होगा, मांग ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी। मान लीजिए आपके पास एक सामान है और ख़रीदने वाले 4 हैं, तो आप उसको जितने भी दाम में देना चाहेंगे उतने दाम में लोग खरीदेंगे। अगर आप 10 रुपये में खरीद कर लेकर आए हैं, अगर आपके पास 10 ग्राहक है खरीदने वाले, आप उसको 1000 रुपये में भी आसानी से बेच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से महंगाई बढ़ेगी अगर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। अगर जनसंख्या कम रहती तो जो सामान रहता है उसको खरीदने वाला सेट पे होता, तो आप 10 रुपये में लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 12 रुपये में बेच पाते हैं और ये महंगाई आपकी कंट्रोल रहती है। पॉइंट नंबर 5 है आवास सुविधाओं में कमी। जो हमारे आवास है रहने के लिए जो मकान है वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है। रोजगार में कमी जनसंख्या वृद्धि के कारण। अपराधों में कमी, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, छिनैती हो रही है, डकैती हो रही है, अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कोई ज़मीन कब्जा कर रहा है तो कोई वो कर रहा है, तो इसमें आपकी गोली वोली चल जाती है। इस प्रकार से अपराधों में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार ये सब आपके जनसंख्या वृद्धि के कारण है। इसको आप रोकने के लिए इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप भी अपना पहल बनाए रखें। अगर आप पहल करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने देश की जनसंख्या को रोका जा सकता है। अगर आप स्वयं नहीं पहल करते हैं तो जिस प्रकार चाइना ने अपनाए थे नियम, एक आदमी सिर्फ एक बच्चे को पैदा कर सकता है, उस प्रकार से इंडिया में कानून फिर लाना पड़ जाएगा जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। अगला प्रश्न है परिवार निरोध विधियों का प्रसार के प्रकार किया जा सकता है। जो परिवार निरोध विधियों का प्रसार है वो किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में हमको यहाँ पे देखना है। उत्तर में लिखेंगे परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो है सभी लोग अगर इसके प्रति अवेयर हैं परिवार नियोजन के प्रति, तो कहीं ना कहीं उसकी जागरूकता जो होती है, उनका जो प्रसार होता है, हम उनको फैला सकते हैं और उसका नियोजन भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रहना ज़रूरी है। कभी भी आप बच्चे पैदा कर रहे हैं तो अगर दूसरा बच्चा है तो उनके दोनों के बीच में जो एज का डिफरेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए? कम से कम 3 साल का होना चाहिए। और हम तो कहते हैं 2 से ज़्यादा कोई बच्चा पैदा ही नहीं करे, हम 2 हमारे 2। पॉइंट नंबर 2 बेटे हो या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर, या तो कि बेटी हो या बेटा हो तो उन दोनों को कोई भी भेदभाव के हिसाब से आप शिक्षा ना दें, दोनों को समान शिक्षा दें, जो जैसा है उसको उसी हिसाब से पढ़ाई उसकी कराई जाए। पॉइंट नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता। तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके परिवारों में कल्याण कार्यक्रम के प्रति क्या होना चाहिए? जागरूकता ला करके आप परिवार नियोजन या परिवार के बारे में नियोजन के बारे में आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। अगला है प्रश्न है परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कई यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं पूरे भारत में, तो उन योजनाओं के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है और ये आपका लास्ट प्रश्न है। तो जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आपकी योजना है मिशन इंद्रधनुष, जिसमें टीकाकरण की बात किया जाता है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, एम्बुलेंस सेवा, ये सब क्या है? परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।